अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजादा। बिलाखिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जुर्रत करके, हिम्मत करके, बोल्डली इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तारीख 6 नवंबर की दे ही डाली। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में, 2 वीलॉग्स में मैंने ये एनालिसिस ऑफर किया था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी है जनरल इलेक्शन की, तो उन्हें अगले 48 घंटों के अंदर अंदर की तारीख देनी होगी। बिकॉज अगर 14-15 सितंबर 2023 तक उन्होंने ये तारीख ना दी तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो वॉयलेट हो जाएगी। बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टैंड ले रखा है। मैं समझता हूँ ये भी एक शोशा है जिसे छोड़ा गया है कि उनको कम से कम 54 दिन चाहिए होते हैं इलेक्शन की तैयारी करने के लिए, उसकी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कम्युनिकेशन करने के लिए। तो प्रेसिडेंट अगर देना चाहते हैं तारीख, तो उनको ये तारीख 14-15 सितंबर तक देनी होगी। अब प्रेसिडेंट ने ये तारीख दे दी है। बहुत से इसके बारे में बहुत सी डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस हैं। तहरीक इंसाफ का जो लॉयल क्राउड है वो समझता है, और इसके हवाले से बहुत से लोगों ने वीलॉग किए हैं, कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने हक वफा को अदा कर दिया। जो उनकी दोस्ती थी, उनका एक रिलेशनशिप था, 90 से वो फाउंडिंग मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वो हक जो है वो अदा कर दिया। उस हवाले से इमरान खान साहब के साथ उनकी बहुत सी तस्वीरें लगाई गई हैं, और सभी लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर किस किस्म के प्रेशर्स थे, कुछ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, कुछ पीएमएलएन की तरफ से, कुछ मीडिया की तरफ से, कुछ मुखालिफ वकला की तरफ से, किस तरह से उन्हें मसलसल चैलेंज किया जा रहा था। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस उन्होंने ये तारीख दी है, एंड दिस इज अ बोल्ड डिसीजन। ताहम क्या उन्होंने एग्जैक्टली तारीख दी है, उन्होंने उसे सजेस्ट किया है, और जो कुछ भी उन्होंने किया है उसका सम टोटल इफेक्ट इस स्टेज पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इलेक्शन के हवाले से क्या पड़ेगा, इसका मैं बहुत डिटेल्ड और जितना मैं लॉजिकल एनालिसिस आपके सामने ला सकता हूं वो लाने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता कि बहुत सेंसेशनल इस हवाले से बात की जाए। मैं इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करूंगा। और ये ऑफ कोर्स इस वक्त की, आज की 13 सितंबर 2023 की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मेरा तमाम जोर इसी के ऊपर होगा। ताहम ये वाहिद डेवलपमेंट नहीं है, कुछ और भी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनका कम से कम जिक्र करना चंद चंद जुमलों के अंदर बहुत जरूरी है। आज अटक की जेल के अंदर, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में पॉइंट आउट किया था, स्पेशल कोर्ट के जज जुल्करनैन साहब वहां ट्रेवल करके पहुंचे। वहां इमरान खान के वकला भी मौजूद थे। एक इन कैमरा कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ, 8 के 9 वकला थे। इमरान खान वहां प्रेजेंट हुए, उनकी हाजिरी लगी, और उसके बाद स्पेशल कोर्ट के जज साहब ने जुडिशियल रिमांड में 26 सितंबर तक उन्होंने इजाफा कर दिया, उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। ताहम ये जरूर है कि नईम पंजोता साहब जो हैं, जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि जज साहब ने ये एग्री किया है कि कल कम से कम बेल की जो एप्लीकेशन है, इसी केस में जब जुडिशल में आप होते हैं तो आपकी जमानत हो सकती है, तो जमानत की दरखास्त के सबात जो है वो कल के दिन में, यानी 14 सितंबर 2023 को हो सकेगी। अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं लॉजिकली कि जमानत नहीं दे सकेंगे, बेल कि क्यों चाहते हैं। इमरान खान के वकला को भी वाकिफ है कि इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकेगी जमानत के ऊपर। जज साहब के पास ये ताकत है ही नहीं है। जज साहब खुद भी बड़े बेबस हैं, बेचार हैं इस केस में। लेकिन ये होगा कि जब उसे रिजेक्ट करेंगे बेल को, वो चाहते हैं कि उसे रिजेक्ट कर दें, जब उसे रिजेक्ट करेंगे तो इमरान खान के वकला जो हैं वो फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राह इख्तियार करेंगे। वहां पे क्या रिलीफ उनको मिल पाएगी ये भी देखना है, बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 फैसले अब तक जो है सुन लिए, समाप्त कर ली, लेकिन फैसला, जजमेंट जो है उसको रिजर्व रखा। लेकिन ये वाहिद डेवलपमेंट नहीं है। जहां इमरान खान की जुडिशियल रिमांड के अंदर 26 सितंबर तक का एक्सटेंशन हुई है, वहीं पाकिस्तान के ट्वाइस फॉर्मर साबिका फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को भी स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हथकड़ियों के साथ प्रेजेंट किया गया। मैं उसकी तस्वीर भी अभी आपको दिखाने की कोशिश कर, हथकड़ी लगा के पाकिस्तान के इस पॉपुलर पॉलिटिशियन को, जो 50 बरस से 45 बरस से मैं कम से कम पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है, रिस्पेक्टेबल आदमी है। बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं, कभी कोई एक करप्शन का स्कैंडल भी इस शख्स का सामने नहीं आ सका। ही इज ट्वाइस बिफोर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है। उसे हथकड़ियां लगाकर इस्लामाबाद में मीडिया कैमरास के सामने अदालत में पेश किया गया। वहां पर भी जुडिशियल जो रिमांड है वो 26 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया। कि एक डेवलपमेंट है, मैं ट्वीट में स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, आपको ये तस्वीर भी दिखा दूंगा। एक और डेवलपमेंट वो है जहां इंतहाई प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, पॉलिटिकल कमेंटेटर, जो यूट्यूब में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो व्लॉगर है, इमरान रियाज खान,
اس کے حوالے سے ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں ایک سماعت ہوئی. یاد رہے کہ جو 6 ستمبر کو اس حوالے سے سماعت ہوئی تھی، وہاں آئی جی پی انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب نے یہ وعدہ کیا، یہ کمٹمنٹ کی تھی، اس کی ہیڈ لائن لگی ہیں کہ چیزیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں، اگلے 10-15 دن میں ہم عدالت کو کوئی اچھی خوشخبری اس حوالے سے سنا سکیں گے. واٹ ڈز اٹ ریئلی مین؟ وی ڈونٹ ریئلی نو، کیونکہ آج ایک بار پھر جب وہ عدالت میں پیش ہوئے، وہاں عمران ریاض کے وکیل جناب علی اشفاق صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں عمران ریاض کے والد صاحب بھی موجود تھے، محمد ریاض، اور وہاں ایک بار پھر انسپیکٹر جنرل پولیس جناب عثمان انور صاحب نے یہ کہا کہ چیزیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں، چیزیں ایک مثبت ڈائریکشن میں ہیں، بہت جلدی ہم کوئی اچھی خبر نتیجے تک پہنچ جائیں گے، عمران ریاض کی برآمدگی جو ہے وہ کر سکیں گے. آف کورس یہ آپٹکس ہیں، آف کورس یہ پالیٹکس ہے. جو سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ یہ کہ علی اشفاق جو عمران ریاض کے دوست اور وکیل بھی ہیں اور بہت تنقید کا بھی وہ نشانہ بن رہے ہیں، میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں کیوں. انہوں نے آئی جی پی صاحب کی بات کی تائید کی، انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی چیزیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں. تاہم عمران ریاض کے والد صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کے پریس سے مختصر بات کرتے ہوئے محمد ریاض جو ہیں، جو اس سے پہلے کچھ ہفتے پہلے عدالت میں رو بھی پڑے تھے، بہت مطلب ایک ظاہر ہے کہ بہت پیشنیٹ سچویشن ہے ان کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ میں تو تب اس چیز کو مانوں گا جب میں اپنے بیٹے کو عمران ریاض خان کو اپنے سامنے دیکھ سکوں گا. اب سگنیفیکنس کیا ہے علی اشفاق کے کامنٹ کی آئی جی پی صاحب کے؟ کلیئرلی بہت سے وکلا جو ہیں وہ علی اشفاق صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ علی اشفاق نے اس کو لیگلی ڈیل ہی نہیں کیا، اور علی اشفاق جو ہیں وہ گرفتار کرنے والے اٹھانے والی ایجنسی جو ہے اس سے ان ٹچ ہیں اور ان کے ساتھ میڈیٹ کر رہے ہیں. میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ علی اشفاق جو ہیں ان کے ایجنسی سے ہمیشہ سے تعلقات تھے، وہ ان کے کیسز بھی پریزنٹ کرتے رہے. مجھے یاد ہے کہ جولائی اگست 2022 میں جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب آنریبل عمر عطا بندیال صاحب نے انٹروین کیا لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے، عمران ریاض کی انہوں نے رہائی کروائی تھی. اس وقت ہم نے ایک اپلیکیشن موو کی ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے رجسٹرار جو ہیں انہوں نے مجھے رات کو فون کیا، حالانکہ میں وہ ساری پٹیشن اپلیکیشن ساری چیزیں جو ہیں علی اشفاق صاحب سے کئی گھنٹے پہلے شیئر کر چکا تھا، دن میں کوئی 4 بجے تک، لیکن رات کے 11 بجے تک علی اشفاق جو ہیں وہ پہنچ نہیں پائے تھے لاہور ہائی کورٹ میں. تو میں بہت پریشان ہوا اور میں نے بڑی مشکل، اور فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے، تو میں نے علی اشفاق صاحب جو ہیں بڑی مشکل سے ان کو ڈھونڈا، اور بھی جرنلسٹ اس میں انوالو تھے، اور پھر وہ اپلیکیشن لے کے آئے، اور اگلے دن اور جو رجسٹرار تھے اسلام لاہور ہائی کورٹ کے وہ فیوریس تھے کہ میں بیٹھا ہوں رات کے 11 بجے تک یہ اپلیکیشن ریسیو کرنے کے لیے، لیکن اپلیکیشن وکیل جو ہے وہ میرے پاس نہیں آیا. تو مجھے واقعی صحافیوں سے پتا چلا کہ علی اشفاق صاحب جب وہ اپلیکیشن لے کر، جو میں نے ان کو دی تھی، وہ لے کر جا رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، تو جو لوگوں کو بلا لیتے ہیں ایجنسیوں والے، انہوں نے ان کو بلا لیا، اور آئی ڈونٹ نو کیا ان کی ان سے بات چیت یا نیگوسیشن ہوتی رہی، لیکن وہ کئی گھنٹے اسی بحث میں گزر گئے. میں نے سبسیکوئنٹلی جب عمران ریاض رہا ہوئے تو میں نے ان کو اس چیز کا بتایا تھا، اور عمران ریاض نے مجھ سے ایگری کیا کہ ہاں علی کے ریلیشن شپ ہیں اور وہ انڈر پریشر آ رہا ہوگا، اور شاید اس نے مجھے بتایا بھی ہے. میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں؟ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ علی اشفاق کوئی بہت نیگیٹو رول یہاں پلے نہیں کر رہے. یہ اور بات ہے کہ بہت سے وکلا نے بہت شدید تنقید کا ان کو نشانہ بنایا اور اس کے خاصی منہ ماری ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ علی اشفاق being a rational person understands the sensitivity of the situation، کہ اب یہ ایک معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے اور خراب ہو چکا ہے، اس کا کوئی قانونی قسم کا حل نہیں ہے، اور ایجنسی جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کرنا چاہ رہی. علی اشفاق نمبر 1 عمران ریاض کی سیفٹی کو انشور کر رہا ہے. علی اشفاق کی میں سمجھتا ہوں عمران ریاض سے ملاقات ہوئی ہوگی، اس نے عمران ریاض کو دیکھا ہوگا، اس سے ملا ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، مطلب ہی از انٹیکٹ بائی آل مینس، اور وہ یہ چیز کنوے کر رہا ہے، اور وہ ایک پروسیس کو علی اشفاق اس سٹیج کے اوپر لے کر چل رہا ہے. اگر اس کے ایجنسی سے تعلقات ہیں دونوں طرف، تو یہ کوئی بہت موجودہ سرکمسٹانسز میں، یہ پاکستان ہے، یہ امریکہ تو ہے نہیں جہاں پر اسے کہتے ہیں آپ پروسیس، ایک لیگل پروسیس سے چیزوں کو سیٹل کرتے ہیں. تو علی اشفاق ایک پولیٹیکل نیگوسیشن سے اور میڈیشن سے، میرا انالیسس یہ کہتا ہے، مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ علی اشفاق کی یہ جو نیگوسیشن، میڈیشن اور یہ جو ٹاکس ہیں یہ کامیاب ہوں اور اس مسئلے کا حل نکلے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال نہ جہاں پاکستان کی میڈیا کے لیے اور سب سے بڑھ کے عمران ریاض کے گھر کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہے، پریشان کن ہے، وہاں یہ پورے پاکستان کے لیے بھی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی بہت اس میں بھلا نہیں ہو رہا. اس پوری صورتحال سے
शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरह से इमरान रियाज की गुमशुदगी है, ये जो बहुत ही सत्ताई बेवकूफ़ किस्म के कमेंटेटर्स कहीं बैठे हुए हैं PMLN के ट्विटर पे, उनको लगता होगा कि इसमें किसी की फतह हो रही है, शायद इसमें उनकी फतह हो रही हो, लेकिन इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का नाम बड़ा ख़राब हो रहा है। ये आप जब एक किसी भी रियासत और मुमलिकत की एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, उसमें फिर चीज़ों को ठीक भी करना होता है। यहाँ इसको ठीक करना जो है वो भी उनकी जिम्मेदारी है, और इसमें वो कोई अच्छे नहीं लग रहे, इसमें कोई वो ताकतवर नहीं लग रहे, इसमें एक बड़ी चूंकि लोग इसमें फंस गए हैं सूरत हाल के अंदर, बहुत बुरी तरह से उलझ चुके हैं, तो वो अपने जज्बात से शायद डिसंगेज नहीं कर रहे। लेकिन मैं चूंकि दूर से बैठ के देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई विन विन सिचुएशन किसी के लिए नहीं है। अल्लाह करे कि अली अशफाक जो पॉलिटिकल यहाँ पे मेडिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें उन्हें कामयाबी हासिल हो सके। एक और जो डेवलपमेंट है इसका जिक्र मैं सिर्फ कर दूं कि बरतानिया की हाई कमिश्नर जो नई आई हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। इससे पहले अमेरिका के सफीर भी मुलाकात कर चुके हैं। अब ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मुल्कों के सफीर ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, जो उनके अपने मुल्कों की डेमोक्रेटिक, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, पीछे पाकिस्तानी भी हैं, तो वो ये ऑप्टिक्स भी वहां से जनरेट करते हैं कि वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर हो जाए। ये और बात है कि दोनों कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने कहीं भी ये, हालांकि बात कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं, तो जब आप एक तो पहले जब वो मिलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, तो यहाँ पे आपको खुल्लम खुल्ला नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की कोई सॉवरेनिटी नहीं है। कभी आपने सुना कि अमेरिका के, बरतानिया के या फ्रांस के एम्बेसडर जो हैं उसने हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की हो? मेरा ख्याल है बांग्लादेश में भी शायद ऐसी मुलाकात नहीं हुई होगी। तो बेसिकली यहाँ तो एक तो पहले क्लियरली नजर आता है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट नहीं है, जबकि उसको बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए। अब बताया क्या चाह रहा है? जब आप इंटरवीन कर ही रहे हैं तो फिर तो आपको स्टैंड लेना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए आफ्टर द डिसोल्यूशन असेंबली। लेकिन बरतानिया और अमेरिका के सुफरा जो हैं, जो सफीर हैं, उनसे इस किस्म की कोई पोजीशन भी सामने नहीं आ रही। उनसे सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि इन ऑप्टिक्स के जरिए ये दोनों अहम ममालिक जो हैं, ये पाकिस्तान के इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक लेजिटिमेसी देते हुए आपको नजर आते हैं। तो ये वो चंद चीजें जिसका मैंने जिक्र कर दिया। और अब मैं आता हूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो मुरासला और इंतहाई अहम खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसकी सिग्निफिकेंस क्या बनती। कमिंग टू द लेटर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जिसमें मैं स्क्रीन शेयरिंग करके वो लेटर भी आपको दिखाता हूँ। एक दो चीज़ें और भी मैं आपको दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। मैं अपने पिछले 2 वीलॉग्स में कह चुका था कि प्रेसिडेंट अगर अगले 48 घंटे में ये डेट नहीं देते तो उसकी तमाम तर अहमियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट ने जिस तरह से इस डेट को सजेस्ट किया अपने ख़त में, क्या उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हुई है? और प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब क्या होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेयर विद मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन्स। यहाँ पे हम आगे हम स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं। पहली जो स्क्रीन शेयरिंग है, ये पहले ये देख लें, ये खौफनाक सीन, स्पेशल कोर्ट एक्सटेंड्स इमरान कुरैशी जुडिशियल रिमांड इन सफ। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ब्लू यूनिफॉर्म में इस्लामाबाद पुलिस, और ये हथकड़ी, और ये शाह महमूद कुरैशी। ये शख्स पाकिस्तान का ट्वाइस बिफोर फॉरेन मिनिस्टर है। इसने इस पोजीशन को, आप लाख इससे डिसएग्री करें कि कैसे हैंडल किया, लेकिन पाकिस्तान की इंतहाई दुनिया के सामने शाह महमूद कुरैशी ने पहले 2008 से लेके 2012 तक 4 बरस, और उसके बाद दोबारा 2018 से 2022 तक पाकिस्तान को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया। ये शख्स फेस था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसे हथकड़ियों में पेश किया गया। इन ऑप्टिक्स की क्या वजूहात हैं, ऐसी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, इसके इम्प्लीकेशंस और नताइज क्या हैं, शायद लोग समझने से नावाकिफ हैं। कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे खेली जा रही है, मैं नहीं समझता, मैं इस पर कोई स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे ये सीन देखकर बहुत शदीद मुझे यहाँ पर दुख हुआ है, और आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस दिस कि जो भी अक्लमंद लोग ये कर रहे हैं उनको कुछ सोचना समझना चाहिए कि इन इमेजेस की इंपॉर्टेंस क्या है। ये वो पूरी डिटेल स्टोरी है जो लिखी है इरफान सदोजई ने। प्रेसिडेंट अलवी proposes election to be held on November 6। ये बड़ी बैलेंस स्टोरी है। इसको अगर नीचे आप डिटेल में देखेंगे, इसमें प्रेसिडेंट अलवी की पूरी पोजीशन एक्सप्लेन की गई है, इसमें उनका ये लगा भी हुआ है उनका सारा लेटर, फिर इसकी लीगल पोजीशन एक्सप्लेन की गई है, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर दे दिया गया है, जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ नीचे दे दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। ये मेरा ख्याल है
प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी का जो लेटर है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा था। इस लेटर के 8 पैराग्राफ हैं। ये पहला पेज है, इसमें 5 पैराग्राफ हैं। इसके बाद इसका दूसरा पेज है, अगर ये आगे चला जाए, और इसके अंदर आप देख सकते हैं पहला 6, 7, 8 है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये मेरे पास कॉपी में मैंने नीचे बहुत से इसके पॉइंट्स बना के रखे हुए। पहला पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट ने इसके पहले 1-2 पैराग्राफ में ये चीज वाजे कर दी है कि अंडर आर्टिकल 48/5 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एम्पावर्ड है कि वो इलेक्शन की तारीख दे जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उनका ये है कि विद द रीडिंग ऑफ द आर्टिकल 48/5 में ये इलेक्शन असेंबली डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, और ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि उस हवाले से डिटेल दे। ना सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि इस लेटर में उन्होंने लफ्ज एम्पावर इस्तेमाल किया है कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है। ये वो पोजीशन है जिससे पाकिस्तान भर के मुमताज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं वो एग्री कर चुके हैं। टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर, डिस्कशंस के अंदर, अखबारात ने इसमें जो एनालिसिस इससे पहले किया, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इस पर एग्री करते हैं कि अंडर आर्टिकल 48/5 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज एम्पावर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन एक्ट के ऊपर आता है, वो उससे सुपीरियर है। तमाम जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होती है, जैसे इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेटेड उसको समझा जाता है। प्रेसिडेंट एम्पावर है और इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, और ये पाकिस्तान के कानून का, आइन का एक मुसल्लमा, और ये इसको वेस्टमिंस्टर कॉमन लॉ से लिया गया, वहां भी ऐसा ही है। और पाकिस्तान का आइन इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है, इस पे तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स समझते हैं। यही चीज प्रेसिडेंट ने अपने पहले 2-3 पैराग्राफ में रिपीट की। उसके बाद प्रेसिडेंट ने ये लिखा है कि ये तारीख जो है 89th डे के हिसाब से, ये 6 नवंबर, मंडे का दिन, सोमवार का दिन, 6 नवंबर 2023 इलेक्शन की तारीख बनती है। प्रेसिडेंट ने कैटेगोरिकली ब्लैक एंड व्हाइट में इसे कागज पे लिख के तहरीर कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पैराग्राफ में लिखा कि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब को इस हवाले से मीटिंग के लिए खत लिखा गया, उनको बुलाया गया। उनकी कॉन्ट्रेरी व्यू है, उनका व्यू है कि इन व्यू ऑफ द अमेंडमेंट्स इन द इलेक्शन एक्ट अब ये प्रेसिडेंट तारीख नहीं दे सकता और ये इलेक्शन कमीशन नहीं देना है। इसके अगले पैराग्राफ में प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है फेडरल, उसका, और जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉ हैं, उनकी भी यही ओपिनियन है। अच्छा, इसमें आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में ही जो सो कॉल्ड नाम निहाद लॉ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट के हैं, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की है वंस अगेन विद दी प्रोविंशियल लॉ मिनिस्ट्रीज, और प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने इसी चीज से एग्री किया है कि ईसीपी ने ही तारीख जो है वो देनी है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और प्रेसिडेंट ने फिर उसके बाद ये लिखा है कि तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉ जो हैं वो भी समझती हैं कि इलेक्शन कमीशन को ही इलेक्शन की तारीख देनी है, और दोबारा इसको वो रिफोर्स भी कर चुके हैं। आपको याद दिलाऊंगा कि पाकिस्तान के इंटरिम जो प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब अनवर उल हक काकड़ साहब, वो भी टेलीविजन प्रोग्राम्स में एक से ज्यादा दफा यही कह चुके हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने अपने इस खत में इस चीज को सबमिट कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ही को अगर देनी है, तो उन्होंने सजेस्ट कर दिया तारीख के 6 नवंबर इसकी तारीख बनती है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने कोट की हैं वेरियस प्रोविजंस एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि इन व्यू ऑफ दिस आर्टिकल 51, 52, 58 ब्ला 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 एंड 224, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की सारी मैनेजमेंट भी करे, उसकी तारीख भी दे, और कंसल्टेशन करे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें फेडरल लॉ मिनिस्ट्री भी है, इंटरिम गवर्नमेंट की, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। उसके बाद एक दिन में, चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहती हैं कि एक्सपेंस बचाने का भी तरीका है और भी वजूहात के लिए जरूरी है कि इलेक्शन एक दिन में होना चाहिए, और एक दिन के इलेक्शन करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन को इन तमाम स्टेक होल्डर से मशवरा करने के बाद सुपीरियर जुडिशरी से रुजू करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ने सिर्फ डेट को सजेस्ट किया। जब ये लोग कहते हैं कि इलेक्शन 6 नवंबर ही को होंगे और प्रेसिडेंट ने तारीख दे डाली है, तो वो दर हकीकत टेक्निकली, लीगली, फैक्चुअली सही नहीं कहते। प्रेसिडेंट ने ये सारी की सारी चीज अल्टीमेटली सुपीरियर जुडिशरी, और सुपीरियर जुडिशरी का मतलब है कि उन्होंने ये चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए आने वाले चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर फेंक दी है, डंप कर दी। अब इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि इलेक्शन 6 नवंबर को नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि उमर अता बंदयाल साहब इस स्टेज पे जाहिर इसको टेक ओवर नहीं करेंगे। वो तो पिछली भी जो पिटिशंस उनके पास आई हैं कि 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में इलेक्शन करवाएं, और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनको कह रही है, जो सिंध बार एसोसिएशन उनको कह रही है, वो उसको भी उन्होंने एडमिट नहीं किया या टेकअप नहीं किया। तो जाहिर है कि वो तो अब यहाँ से अपने फेयरवेल्स रिसीव कर रहे हैं और अपनी मुख्तलिफ किस्म की चीजें कर रहे हैं। तो अब काजी फाइज ईसा साहब 17 सितंबर 2023 को अपना ऑफिस उठाएंगे, ओथ लेंगे। जब ओथ लेंगे तो जाहिर है पहले ही दिन, दूसरे ही दिन, तीसरे ही दिन
وہ اس قسم کی کسی پٹیشن کو شاید انٹرٹین نہیں کر پائیں گے. انٹرٹین کریں گے تو 3 4 5 8 دن میں, ہفتے میں کہیں جا کے کریں گے. لیکن اگر وہ پہلے بھی دن کر لیں تو وہ جو کانسٹیٹیوشن لمٹ جس کا پچھلے ویلاگ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو حد رکھی ہوئی ہے, جو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے, جو ان کا ایک آرگومنٹ ہے, جو ان کا ایک سٹینڈ ہے کہ ہمیں تو جناب 54 days چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے, وہ چیز تو وائلیٹ ہو چکی ہے. وہ تو 15 ستمبر کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر اس کی 17 18 تاریخ کو ہیئرنگ شروع بھی کر دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر پہلے دن آئیں گے, ان کے وکیل وہ کہیں گے ہمیں اس کی تیاری کرنے کے لیے 1 2 3 4 دن چاہیے. پھر وہ آئیں گے, وہ کہیں گے جی 54 days تو منیمم چاہیے ہوتے ہیں, اور اب تو 6 نومبر 2023 تک یہ الیکشن نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر بہت زور لگائیں گے بھی, اگر وہ لگانا چاہیں گے بھی, ظاہر ہے ان کو بھی پریٹینسز رکھنی ہوں گی ایز چیف جسٹس آف پاکستان. یہ اور بات ہے کہ ان کے اوپر بہت الزام ہے کہ وہ شریف فیملی کے بہت قریب رہے ہیں. انہوں نے اپنے تمام لیگل کیریئر میں جب سے وہ سپریم کورٹ پہ ایلیویٹ ہوئے اس آنریبل پوزیشن میں, انہوں نے حدیبیہ سے لے کے آج تک ہمیشہ نواز شریف صاحب کو ریلیف دی ہے, اور ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اور ان کی شاید اپنی جو ان کی جو اپنا ان کی جو کیریئر ہے اس کے اندر بھی ان کے نواز شریف صاحب نے شاید ان کی مدد کی ہے. یہ ایک عام تاثر ہے. لیکن بہرحال اگر وہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور وہ واقعی ہی چیف جسٹس بن بھی جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے کہ الیکشن کو ایز پر دی کانسٹیٹیوشن جلد از جلد ہونا چاہیے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرگومنٹ ہے کہ الیکشن جو ہے اب تو 54 days تو گزر گئے, اب یہ ہمیں جنوری میں کہیں کرواتے ہیں, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو میکسیمم اس میں آؤٹ کم نکلے گا اس پوری چیز میں, وہ یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر ان جنوری اور فروری, اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت انہوں نے سٹینڈ لے لیا, تو الیکشن کمیشن یہی کہے گا کہ ہم جنوری کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک عام انتخابات کرا سکتے ہیں. ان ادر ورڈز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو یہ لیٹر لکھا ہے, مراسلہ لکھا ہے, اس سے گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر قطعی طور پہ فرق نہیں پڑتا. تاہم یہاں پر ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ جو ہے وہ یہاں انیشیٹ ہو جاتی ہے, جو کہ پریزیڈنٹ نے ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ انیشیٹ کر دی ہے. ایک مورل اخلاقی پریشر جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر, سسٹم کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, میڈیا کے اوپر, بار ایسوسیشنز پہ انہوں نے ایک پریشر ڈال دیا. یہ اور بات ہے کہ جو ان سے پاکستان بار کونسل نے استدعا کی تھی, جو ان کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہہ رہی تھی, جو سندھ بار ایسوسیشن ان کو کہہ رہی تھی, جو تحریک انصاف نے ان کو کہا تھا جب عمر ایوب خان نے سیکرٹری انفارمیشن سیکرٹری جنرل فرائیڈے کے دن 8 ستمبر کو خط لکھا تھا, پریزیڈنٹ نے اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں کی ہے. اور جیسے معیز جعفری جو ایک بڑے ریسپیکٹڈ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, آئی پرسنلی ریسپیکٹ ہم الاٹ, بہت کم ان سے ملاقات ہوئی ہے لیکن ان کے ٹویٹس میں دیکھتا ہوں, انہوں نے بالکل اس حوالے سے بہت ہی مایوسی کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اینڈ آئی کین شیئر ہز فیلنگس. اب کیا کیا ہے پریزیڈنٹ نے, میں تھوڑا سا وہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں. اب کوشچن یہ میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ پریزیڈنٹ نے کیا کیا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں وہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہیں, نہ وہ طارق بن زیاد ہیں, نہ وہ محمد بن قاسم ہیں. گزشتہ کئی مہینوں سے ان کے اوپر شدید قسم کا دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ظاہر ہے جو بھی حکومت اور طاقت تھی اس سے تھے, وہ پاکستان کے اندر ہی بیٹھے ہوئے, ہر قسم کا ان کے اوپر دباؤ تھا. اور یہ دباؤ کوئی ان کا گزشتہ 2 ہفتے یا 4 ہفتے پہلے نہیں شروع ہوا, جب ان کے خلاف بہت سی خبریں لگائی گئیں, ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ محاذ آرائی ان کے خلاف کی گئی, بہت ان کو کنڈیم کیا گیا, کرٹیسائز کیا گیا. اس میں ایک خاتون قسم کی ٹویٹراٹی بھی شامل ہیں جو ٹی وی اینکر بھی رہی ہیں, پتہ نہیں ابھی بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ جو سارا ان کے اوپر لان تان کا پروسیس ہوا, اس سے بہت پہلے سے ڈاکٹر عارف الوی کے اوپر بہت پریشر ہے. مجھے یاد ہے کہ چند ہفتے پہلے جب وہ ایک عمرہ کے اوپر تشریف لے گئے تھے تو میں نے اس وقت بھی ٹویٹ کیا تھا, اور میں نے اپنے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ عمرہ مجھے خاصا سیاسی قسم کا نظر آتا ہے, بیکاز عمرہ پہ جا کے انہوں نے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے چیئرمین سینٹ صادق حسن جیلانی صاحب کو یہ موقع دیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت جس قسم کی قانون سازی کرنا چاہتی تھی وہ قانون سازی انہوں نے کر لی, اور بھی بہت سے بل جو ہیں انہوں نے کلیئر کر دیے. اسی طرح سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ امینڈڈ ایکٹ 2023 پہ بھی انہوں نے جب اس کو واپس نہیں کیا, پھر انہوں نے کہا میں نے زبانی کہا تھا واپس کر دیں. یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو آپ بہت ہی احتیاط سے, سینیکل طریقے سے, ریشنل طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. سینیکل تو کہنا غلط ہوگا کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی دونوں طرف کھیل رہے تھے. آپٹکس بھی انہوں نے رکھی, لیکن تاکہ وہ لوگوں کو, کیونکہ پاکستان کے اکثر لوگ ہیں بڑے بے وقوف, آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے معاف کر دیجیے گا کہنے کے لیے, تو یہ کہانی چل جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو کیئرفل لینز انالیسس سے دیکھتے ہیں تو وہ کلیئرلی انڈر پریشر تھے. مے بی وی شوڈنٹ ریلی بلیم ہم, بیکاز پاکستان میں اس وقت کسی بھی شخص کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکی. اگر پریزیڈنٹ واقعی ہی ایکٹ کرتے جس طرح سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایکٹ کیا, تو میرے خیال ہے کہ 9 اگست کو جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو اس کے ود ان اے فیو ڈیز
एक हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 10-12 वर्किंग डेज के अंदर प्रेसिडेंट को इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए थी। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर खत लिखा भी तो थोड़ा लेट लिखा। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलने से इनकार कर दिया तो प्रेसिडेंट को चाहिए था कि जहां उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से उन्होंने ओपिनियन मांगी, उसके साथ ही उन्हें पाकिस्तान के जो फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, जैसे सलमान अकरम राजा साहब हैं, जैसे हामिद खान साहब हैं, जैसे एतजाज एहसन हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीदा लोग हैं, और पाकिस्तान में बहुत ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिटन ओपिनियन एक एक पेज की उनको फौरी तौर पे आस्किंग देम 48 आवर्स उनको रिटन लीगल ओपिनियन ले लेनी चाहिए थी उन इंडिपेंडेंट फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से जो रियली मैटर भी करते हैं और किसी से डरते भी नहीं है। उनके ऊपर हाथ डालना भी इतना आसान नहीं है। मैंने पिछले व्लॉग में कह दिया था कि एतजाज एहसन और लतीफ खोस्ता के खिलाफ ट्रीजन के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। सब्सिक्वेंटली मेरी कल रात को जब अजहर सदीक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने चेक किया है, ऐसे मुकदमा दर्ज नहीं हुए हैं, बिकॉज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अननेसेसरी बिखाड़ और ये खिलवाड़ इतना फैले कि जिसमें एतजाज एहसन के ऊपर भी मुकदमा हो और लतीफ खोसा के ऊपर भी मुकदमा हो। तो जो वाकई कदावर शख्सियात हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनसे अगर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी इन रिटन एक एक पेज की ओपिनियन ले लेते, उसके बाद प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को 20 अगस्त या 22 अगस्त तक, सितंबर का महीना शुरू होने से पहले अपनी एक उनको डेट की नोटिफिकेशन दे देनी चाहिए थी। उसमें वो ये भी कह सकते थे कि उन्होंने तमाम लीगल एक्सपर्ट्स ओपिनियन ली है, इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ले ली है और तमाम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से ली है। उसके बाद प्रेसिडेंट इज बेसिकली इन व्यू ऑफ द लीगल ओपिनियन सेटिस्फाइड कि इलेक्शन जो है विद इन 90 डेज हैं, प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है, और वो उसकी तारीख दे देते कि इलेक्शन 6 नवंबर को होते। अगर वो ये चीज अगस्त के महीने में दे देते, भाई 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, और वो तो ऑटोमेटिकली उस चीज को चैलेंज होना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना था। सुप्रीम कोर्ट की बची कुची एनर्जी और कैपेसिटी का रिजर्वायर उस वक्त एग्जिस्ट करता था। उमर अता बंदयाल मजबूर हो जाते, चीफ जस्टिस उसके ऊपर पैनल बनाते, क्योंकि पोजीशन इतनी ब्लैक एंड व्हाइट एंड क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट को उसको फैसला करना पड़ता, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स भी खड़ी थी। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने वो चीज नहीं की जो उनको करनी थी। सो ये जो सब लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट अलवी ने जहाद भी कर दिया और बड़ा खतरा भी ले लिया, जो मैंने भी शुरू में कहा है, बिकॉज मुझे पता है कि कम से कम 60-70-80% पब्लिक इसी तरह से सोचती है। आई एम सॉरी टू से, मतलब आप लोगों के एनालिटिकल स्किल्स बड़ी कमजोर हैं। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिल्कुल भी वो नहीं किया जो उनको करना था। अब एक इसका मैं लास्ट एंड नोट जुमला कह दूं, चंद दिन पहले मेरी प्रोफेसर डॉक्टर अकबर एस अहमद से बहुत डिटेल मुलाकात हुई, सॉरी फोन पे मेरी बात हुई घंटे सवा घंटे की, और मुझे बड़ी खुशी हुई, आई फेल्ट वेरी प्रिविलेज, जब उन्होंने मुझे बताया कि वो रेगुलरली मेरे वीलॉग्स देखते हैं। मैंने, हो सकता है मैं फिर भी ना मानता कि देखते होंगे, बिकॉज ज़ाहिर है बड़ा टाइम चाहिए होता है वीलॉग देखने के लिए, लेकिन जब बहुत से वीलॉग्स के अंदर जो बहुत से आर्गुमेंट मैंने दिए उसका उन्होंने जिक्र किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई वीलॉग्स देखते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे सारी डिस्कशन के बाद कहा कि मुझे, चूंकि वो सिविल सर्वेंट रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, पाकिस्तान पे बहुत लिखा, फिल्म भी बनाई, कैम्ब्रिज से वाबस्ता रहे, इस वक्त वाशिंगटन के अंदर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से। उन्होंने मुझे कहा कि गिवन ऑल हिज एक्सपीरियंसेस इन लाइफ ही इज वेरी वरीड फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की रियासत का जो मुस्तकबिल अब क्या है, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इस सिचुएशन को सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के तनाज़ुर में नहीं देखते। मैंने उनसे एग्री किया कि वाकई ऐसा है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें, चूंकि एक पब्लिक ओपिनियन का एक रोल है, लोग तुम्हें, पढ़े लिखे लोग तुम्हें सीरियसली वॉच करते हैं, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम इन चीज़ों का हल निकालने की कोशिश करो। मैंने उन्हें कहा मैं अपनी तरफ से एक एनालिसिस प्रेजेंट करता हूँ, शायद मैं कहीं कोई सख्त बात भी कर देता हूँ, लेकिन मुझे आज तक किसी ने मेरे आर्गुमेंट्स के ऊपर चैलेंज नहीं किया। कोई मुझे कहता है कि मैंने अपने बाप को कत्ल किया या बिस्तर मर पे उसके अंगूठे लगा के उसकी जायदाद पे कब्जा कर लिया, माँ के कत्ल में भी मैं शामिल था, फिर मैंने और बड़ी चीज़ें की। इमरान खान ने मुझे 19 करोड़ रुपए दिए, फिर बाद में वो बढ़ा के 30 करोड़ हो गए। भी मैंने देखा है किसी ने कहा कि 1 करोड़ रुपया लिया। दहशतगर्दी के मेरे पे मुकदमात हैं, सब कुछ है, हालांकि कभी ट्रैफिक लाइट की मैंने वायलेशन नहीं की। लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आप सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करें, आप आइडियाज़ दें। मेरा ख्याल है कि मैं सॉल्यूशंस और आइडियाज़ देने की कोशिश करता हूं, लेकिन एनालिसिस करना भी मेरी जिम्मेदारी है। एनालिसिस की ऑनेस्टी डिमांड करती है कि मैं ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक क्लेवर डिप्लोमेटिक किस्म का काम यहाँ पे किया है, जिसका एंड रिजल्ट एग्जैक्टली वही है जो कि सिस्टम और निज़ाम जो है वो चाहता था। बहरहाल मैं प्रोफेसर डॉक्टर एस अहमद से कोशिश करूंगा कि उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन करूं, पाकिस्तान के माजी के हवाले से, पाकिस्तान के प्रेजेंट के हवाले से और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। मैं बहुत जल्दी उनको अप्रोच करूंगा और वो डिस्कशन भी आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी इतना ही है, फिर देखते हैं क्या डिस्कशन होती है। थैंक यू।